Hello everyone, welcome again to daily news analysis session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's means 20th April 2024 daily news analysis. So in today's session we will discuss the important news, and the first important news is first phase of poll record over 62% turnout. तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जैसे आप जानते हैं कि नाउ 18th लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। 18th लोकसभा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि रिसेंटली किस लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए हैं, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 18th लोकसभा। नाउ 18th लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं, इसके फर्स्ट फेज में 62% लोगों ने वोट डाली है। इसमें हाईएस्ट नंबर जो है वो लक्षद्वीप का रहा है, जिसका है 83.88%, जबकि लोएस्ट नंबर जो है वो बिहार में रहा है, दैट इज 48.88%। अब यहाँ पर कुछ जगहों पर वायलेंस भी देखी गई है, जैसे कि मणिपुर में वायलेंस हुई है, वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुई है और छत्तीसगढ़ में वायलेंस हुई है। जो फर्स्ट फेज हुआ है हमारा, इसमें 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वोटिंग हुई है। अब अगर हम देखें कि वोटर टर्नआउट 62.37% ये सब हुआ है। आगे हम आते हैं, अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं 2019 लोकसभा से, तो 2019 लोकसभा में 69.4% टर्नआउट हुआ था, ठीक है। इस बार 62% है। तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 2019 की कंपैरिजन में अब इस बार कम वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, तो जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्शन संबंधित प्रोविजंस जो हैं वो हमारे आर्टिकल 324 टू 329 दिए गए हैं, और उसमें दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। पहला आर्टिकल है 325 और दूसरा है 326। आर्टिकल 325 कहता है कि किसी भी पर्सन को रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर या सेक्स के आधार पर राइट टू वोट देने से नहीं, मतलब उसको मना किया जा सकता है। मतलब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर इज एंटाइटल्ड टू कास्ट द वोट एंड इज आल्सो एंटाइटल्ड दैट हिज और हर नेम टू बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार किसी भी पर्सन के साथ इस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती जिसके कि वो किसी सेक्स को बिलोंग करता है, मेल है या फीमेल है, या वो किसी कास्ट या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर किसी भी पर्सन का नाम वोटिंग लिस्ट में डालने से या उसको इंक्लूड करने से मना नहीं किया जा सकता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 जो बात करता है, ये बात करता है एडल्ट सफरेज की। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने 21 ईयर्स, जिसने 18 साल की एज को कंप्लीट कर लिया है, वो उसके पास वोट डालने का अधिकार होगा। अब ये जो वोटिंग एज है, ये पहले 21 ईयर्स होती थी, लेकिन इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से एग्जामिनर, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया। तो एट प्रेजेंट जो हमारे देश में वोटिंग एज है, दिस इज 18 ईयर्स। और ये कब आई, ये इसको रिड्यूस कब किया गया, इसको रिड्यूस किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नाउ एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो राइट टू वोट है, ये हमारा कौन सा राइट है। ये भी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो राइट टू वोट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ना ही राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट।
अब व्हाई इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ये राइट टू वोट जो है वो स्टैट्यूटरी राइट क्यों है? राइट टू वोट स्टैट्यूटरी राइट इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित प्रोविजंस सेक्शन 162 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिए गए हैं। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन से संबंधित उसमें कुछ ही प्रोविजंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 324 टू 329, लेकिन इस पे जो स्पेशल लॉ है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एंड ये एक नियम होता है कानून का कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पेशल लॉ एंड अ जनरल लॉ देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल। तो अगर जनरल कानून में और स्पेशल कानून में एक कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई डिफरेंस आता है, तो वहां पर कोर्ट के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो स्पेशल लॉ को ही प्रिवेल करेगा, स्पेशल लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और है कि इलेक्शन से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हम इलेक्शन पेटिशन के द्वारा सॉल्व करते हैं या एडजुडिकेट करते हैं। तो प्राइमा फेसाई क्या होता है कि अगर कोई छोटा डिस्प्यूट है दैट विल गो टू द इलेक्शन कमीशन, बट अगर हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन देन वी कैन अप्रोच इन अपील टू द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट थ्रू द इलेक्शन पेटिशन। तो ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, these are very important from your examination point of view. Now 7th phase पोल एंड, यानी कि जो हमारा 18 लोकसभा का जो इलेक्शन होगा ये टोटल 7 फेजेस में होगा और ये जो एंड होगा दिस विल एंड ऑन द 1 जून 2024 और 4 जून से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सब पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, दिस इज सुप्रीम कोर्ट असेल पोल टाइम प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देयर इज अ सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी जिसको हम कई बार धारा 144 बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि दिस इज द सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एंड नॉट द सेक्शन ऑफ आईपीसी। ये सेक्शन हमारा सीआरपीसी का है। अब ये सेक्शन सीआरपीसी कहता क्या है? ये सेक्शन सीआरपीसी ये कहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या किसी और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई पब्लिक न्यूसेंस हो सकती है या कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पर उसके पास ये राइट है कि वो सेक्शन 144 एप्लीकेबल कर देंगे, यानी कि धारा 144 लगा देंगे। अब धारा 144 के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देखिए, जहां भी धारा 144 लगा दी जाती है तो वहां पर 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 5 लोग एक जगह इकट्ठा हुए तो उसको अनलॉफुल असेंबली ट्रीट कर दिया जाता है और अनलॉफुल असेंबली अपने आप में एक अपराध है। अगर हम अनलॉफुल असेंबली की बात करें तो देयर इज सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी जो कि अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है और सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी अनलॉफुल असेंबली को जो डिफाइन करता है तो उसके अनुसार अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो कि उसमें दिए गए हैं, जिसका कि मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या क्रिमिनल फोर्स के शोइंग ऑफ के द्वारा गवर्नमेंट को किसी काम को करने से मना करते हैं या किसी जो लीगल ऑफिसर है या गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने से मना करते हैं या कोई और ऑफेंस करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी पर्सन की लीगल राइट का वायलेशन हो, देन सच पर्संस आर डीम्ड टू फॉर्म द अनलॉफुल असेंबली। तो अब ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने अनलॉफुल असेंबली फॉर्म की है। तो जैसे ही अनलॉफुल असेंबली फॉर्म होती है तो उसमें उन लोगों के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेने का अधिकार मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं इस न्यूज पर। तो अब बहुत सारे स्टेट्स में ड्यूरिंग द इलेक्शन 144 जो वहां के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने इसको इम्पोज कर दिया है। अब जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि जो पब्लिक है वो बहुत सारे कामों के लिए उनसे परमिशन मांगती है। ठीक है, जैसे कि यात्रा करना, धरना करना या और पब्लिक मीटिंग करना,
क्योंकि इसके अनुसार तो अगर 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा होंगे तो वो फिर इसका वायलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन जाती है रिगार्डिंग द परमिशन, तो दे डू नॉट टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग सच एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ऐसे ही इनडेफिनिट टाइम के लिए पड़ी रहती है। तो इस एस्पेक्ट को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता जी ने अपना ऑर्डर दिया और उन्होंने ये डिसीजन दिया कि जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो एक इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं इशू किए जा सकते। ठीक है, नाउ prohibitory order were issued in the past 6 months citing elections ground। तो यहाँ पर इस कोर्ट ने ये कहा कि देखिए जब आप कोई भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर लाइक 144 इशू करते हैं तो वहां पर लोगों की राइट टू फ्रीडम का भी वायलेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए इस सिचुएशन में। तो वहां पर लॉ कहता है कि ये केवल तभी इशू किया जाए जब बहुत अर्जेंट हो, और अकॉर्डिंग टू सीआरपी से अगर आप देखेंगे तो ये केवल 2 महीने के लिए इशू किया जाता है और सब्सिक्वेंटली इसको बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये चलो मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 को इन्वोक करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है, लेकिन साथ ही साथ देयर इज नीड टू मेक द बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द पीपल और द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंसर्न मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्ट किया है कि वो 3 दिन में इस पर जो भी एप्लीकेशंस दी गई हैं उनको उन पर डिसीजन लेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे 2 हफ्ते बाद फिर से हियरिंग करेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। एक्सप्लोजन शेक ईरान यूएस मीडिया रिपोर्ट इजराइल रेड। जैसा आप जानते हैं कि पहले इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट हुआ, इजराइल का कन्फ्लिक्ट पहले हुआ हमास एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ। ठीक है, अब उसी दौरान इजराइल और ईरान में भी वार की संभावना काफी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो ईरान है इट वाज सपोर्टिंग, किसको सपोर्ट कर रहा था? वो हमास को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए जब ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा था तो यहाँ पर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ा। इसकी वजह से ही इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो अब ईरान पर जब अटैक हुआ तो वहां पर उन्होंने भी उस पर अटैक किया, इजराइल पर अटैक किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों में ही प्रॉब्लम हुई। इस पर यूएस का स्टेटमेंट 1-2 दिन पहले आया था कि यूएस ने कहा था कि हम दोनों देशों से कह रहे हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, और इसी रिगार्डिंग हमारे जो देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने भी दोनों देशों से कहा था कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन ईरान की जो एजेंसीज हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको कोई ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, और हो सकता है कि ये जो अटैक है ये ईरान के इंटरनल पार्ट से यानी कि ईरान के अंदर से ही उन पर किया गया हो। Now we come to next point, your next news. Forests are national assets and a major contributor to financial wealth। अब इसमें क्या हुआ है कि सरकार ने कुछ जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दी। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए हमारे जो देश है, देश में कुछ हमारी फॉरेस्ट लैंड है, और जनरल रूल ये है कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो पब्लिक पर्पज के लिए यूज हो, देश के रिसोर्सेज के लिए यूज हो, एंड दैट शुड नॉट बी गिवन टू द प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन अभी हमारे देश में एक नया कानून बना, कानून का नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसका ये हुआ कि पहले गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल को लैंड नहीं दे सकती थी या लैंड देने के बहुत ही हार्ड रूल्स थे। लेकिन जब से ये एक्ट बना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, तब से इसने इस बात को फैसिलिटेट कर दिया है कि गवर्नमेंट जो जमीन है, फॉरेस्ट की लैंड है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल को दे सकती है। अब इसके इस एस्पेक्ट को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे देश के फॉरेस्ट हैं वो देश के लिए एक नेशनल असेट्स हैं और जो हमारे देश की फाइनेंशियल वेल्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं।
इसलिए जो फॉरेस्ट की लैंड है वो नहीं दी जानी चाहिए इसको, प्राइवेट इंडिविजुअल को। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फॉरेस्ट लैंड है हमारी वो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम को या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रॉब्लम को मैनेज करती हैं, ठीक है। इसलिए अगर हम ये फॉरेस्ट लैंड प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देंगे और प्राइवेट इंडिविजुअल पर इस पर अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो जाएगा, और जब फॉरेस्ट कवर कम होगा तो उसके कुछ हमको ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का होना, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में और ये ग्लोबल लेवल पर हो रही हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे ही फॉरेस्ट कवर होगा तो कहीं ना कहीं ये लोगों के फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है उसको वायलेट करेगा। जैसे अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसीजन दिया है कि राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कौन सा डिसीजन दिया है? राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब गवर्नमेंट के पार्ट पर या स्टेट के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो इस तरह के एक्शन लें ताकि क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट जो देश के सिटीजन हैं उन पर ना पड़े। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नाउ फिर अगर हम आगे देखें, इंडियाज फॉरेस्ट स्टोर ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट, ये 120 बिलियन डॉलर का है, वर्थ CO2 हाईलाइटिंग देयर इमेंस वैल्यू, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा इमेंस वैल्यू है, तो इसलिए हम इनको प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं देना चाहिए और वी शुड अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सेंटर आस्क FSSAI टू इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द नेशनल। तो देखिए, एक ये रेगुलेटरी एजेंसी है और ये किसके अंडर फॉल करती है? इट फॉल्स अंडर द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, FSSAI। इसका मेन पर्पज क्या है? जो भी हमारी कंपनीज हैं जो कि फूड को प्रोड्यूस करती हैं या मैन्युफैक्चर करती हैं उन पर रेगुलेशन लगाना, यानी कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि वो अपने बेनिफिट के लिए लोगों के हेल्थ के साथ वो खिलवाड़ करें। तो अभी रिसेंटली एक सर्वे में ये पाया गया है कि जो नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी एक सेरेलैक प्रोडक्ट बनाती है भारत में, जिसमें कि 2.7 ग्राम ऑफ एडिड शुगर है पर सर्विंग, ठीक है। अब ये जो एडिड शुगर है पर सर्विंग, ये हमारे देश के जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है और उनके हेल्थ पर ये कुछ बैड इफेक्ट डालेगी। जबकि ये इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में बेचे जाते हैं उनमें एडिड शुगर नहीं है। तो हमारी मिनिस्ट्री ने इनसे यही पूछा है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आप इंडिया के सिटीजन के लिए बना रहे हैं या इंडिया के चिल्ड्रन के लिए बना रहे हैं उसमें आप एडिड शुगर कर रहे हैं, बट सेम प्रोडक्ट जो कि आप जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के लिए या यूनाइटेड किंगडम के लिए बना रहे हैं उसमें आप एडिड शुगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। So now the government has authorized this Food Safety Authority of India to take the legal action against this company that is Nestle. Now we come to next news. India delivers first batch of BrahMos supersonic missile to Philippines. अब क्या हुआ कि देखिए, इंडिया और फ्रांस दोनों एक जॉइंट वेंचर के द्वारा इंडिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ये बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं एक जॉइंट वेंचर के द्वारा। और अब ये जो मिसाइल बन रही हैं इसको जो वर्ल्ड के कुछ और कंट्रीज भी खरीद रहे हैं। तो रिसेंटली हमने इसका फर्स्ट बैच डिलीवर किया है ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को, और ये जो डील हुई थी इट वाज कंक्लूडेड इन जनवरी 2022। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या फिलीपींस ने इसको क्यों खरीदा है? देखिए, जो फिलीपींस है, फिलीपींस का एक टेंशन चलती रहती है, एक डिस्प्यूट चलता रहता है चाइना के साथ, सिग्निफिकेंटली इन द साउथ चाइना सी। तो इसलिए चाइना को डेटर करने के लिए फिलीपींस ने ये मिसाइल इंडिया से खरीदी है, ठीक है।
अब कुछ और कंट्रीज भी लाइक वियतनाम वगैरह भी इसको खरीद रहे हैं, और हमारे देश के जो नेवी ऑफिसर्स हैं उन्होंने फिलीपींस के लोगों को या फिलीपींस के जो कंसर्न सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी है, ठीक है। एंड इट वाज गिवन इन नागपुर फ्रॉम 23 to 11 फरवरी 2023। सेवरल अदर कंट्रीज लाइक इसको खरीदना चाहते हैं, उनका नाम है इंडोनेशिया, थाईलैंड, etc. नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मेडिकल इवेल्युएशंस ऑफ प्रेग्नेंट टीन। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि 14 इयर्स ओल्ड टीन एज की गर्ल है जिसका रेप हुआ था, एंड आफ्टर रेप शी बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है। बट एट प्रेजेंट शी इज 28 वीक्स प्रेग्नेंट, ठीक है। अब इस लड़की की जो मदर है उसने पहले पेटिशन फाइल करी बॉम्बे हाई कोर्ट में फॉर द पर्पज ऑफ टर्मिनेशन द प्रेगनेंसी ऑफ दिस गर्ल। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड नहीं किया। फिर इसकी मम्मी ने अप्रोच किया है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट हैड क्रिटिसाइज्ड द डिसीजन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट नॉट असेसिंग द माइनर्स मेंटल और फिजिकल कंडीशन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था उसकी क्रिटिसिज्म की है। इस आधार पर क्रिटिसिज्म की है कि इससे जो माइनर गर्ल है उसके मेंटल और फिजिकल कंडीशन क्या है उसको कंसर्न जजेस को ध्यान में देना चाहिए था। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश का जो कानून है दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट, इसमें लिमिट दी गई है 24 वीक्स तक ही। मतलब कि किसी जो बच्चे का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो केवल 24 वीक तक ही कराया जा सकता है, और इस गर्ल के केस में अब हो गए हैं 28 वीक्स। तो नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अर्जेंटली हियर किया है, ठीक है, और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन देंगे। इसकी फाइनल हियरिंग जो है वो फर्दर हियरिंग है 22 अप्रैल की। देन वी विल सी what will be the decision of Honorable Supreme Court in this regard. So, dear students, that's all for today. I will come again with more such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.